कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय आरबी गर्ग। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स से इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके 3rd लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर के वीडियोस हम कर चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक उनका भेज दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 3rd लेक्चर में, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किस तरह से किसी सर्किट में कंबाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ combining the resistance or grouping the resistance. First is series combination and second is parallel combination. Parallel combinations. तो one by one दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट we will start with series combination of resistance. Series combination. सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता कि जो सर्किट है वहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में जॉइन है या पैरेलल में जॉइन है। तो ये पहचान सबसे ज़रूरी है कि किस तरह से बच्चों को पता चले कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन गिवन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है। तो सीरीज़ के लिए हम कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। फॉर एग्जांपल इट इज़ रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R3। दीज आर 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस के 2 एंड हैं, R1 के 2 एंड हैं, ये R2 के 2 एंड हैं। तो आप देख रहे हैं R1 का एक एंड R2 से कनेक्ट है और दूसरा एंड R1 का जो है वो बैटरी से कनेक्ट है। जब किसी एक रेजिस्टेंस का एक एंड कहीं और कनेक्ट है और दूसरा एंड किसी और चीज़ से कनेक्ट है तो ये सीरीज की पहचान है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आप देख पा रहे हैं देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सीरीज, जो रूल है वो क्या है, इन सीरीज voltage is divide but current is same। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है और करंट जो है सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहां से I करंट स्टार्ट हुआ तो सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो I ही रहेगा। और वोल्टेज डिवाइड होती है तो यहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। जो R1 रेजिस्टेंस है उसको V1 वोल्टेज मिलती है, R2 को V2 और R3 को V3 वोल्टेज मिलती है। और यू कैन से V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, दैट इज V1। तो मतलब जो आपने वोल्टेज अप्लाई की थी वो वोल्टेज 3 रेजिस्टेंस में किस तरह से डिवाइड हुई वो V1, V2 और V3 आपको बताते हैं। सो यू कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप जो वोल्टेज है टोटल वो इन तीनों के सम के बराबर लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू नो दैट V इज इक्वल टू IR। V की वैल्यू आपको पता है IR है, पुट करें IR1, IR2, IR3। आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि यहाँ I के साथ 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका रीजन मैं ऊपर ही लिख चुका हूँ। करंट जो है वो सेम रहता है सीरीज में, इसीलिए I के साथ 1, 2, 3 नहीं लिखा गया। तो I अगर यहाँ से कॉमन लें तो आपके पास रहेगा R1, R2, R3 और हेयर इट इज IR। I से I कैंसल। So resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। मतलब आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं या 3 रेजिस्टेंस हैं और वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो आप उनको डायरेक्ट ऐड कर दें तो आपको इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सीरीज में हमने देखा कि रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ऐड हो रही है तो बढ़ जाएगी। तो अब हम इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है
तो क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज? तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, उसमें हमने जाना कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के साथ बढ़ती है। तो यहाँ जब रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर जो वायर की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस के साथ, और लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये रीज़न है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ के आपको मिलती है, इंक्रीज हुई है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लेंथ इंक्रीज होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन भी हो सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में कि आपको R1, R2 और R3 की वैल्यू गिवन है और वो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आप इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दें, दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की जो पहचान है वो क्या है? पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के जो दो एंड हैं वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्ट हो। मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो आप देख पा रहे हैं इन तीनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में कनेक्ट हैं और इस सर्किट को मैंने V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। Here R1, R2 and R3 are in parallel combination। जिस तरह से सीरीज में हमने एक रूल लिखा कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है, उसी तरह से पैरेलल के लिए क्या रूल है? इन पैरेलल voltage is same but current is divide। सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का जो एग्जांपल है वो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जो आप दिवाली पे लड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, बल्ब लाइट्स होती हैं लड़ियाँ, उस बल्ब की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, किसी बल्ब की मान लेते हैं 2 वोल्ट रहती है, किसी बल्ब की वोल्टेज रिक्वायरमेंट 1 वोल्ट रहती है। तो अगर आप उस एक सिंगल बल्ब को आप स्विच में लगाएं तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उस बल्ब को कितना चाहिए था? 1 वोल्ट चाहिए था, और आपने कितना दे दिया उसको? 220 वोल्ट दे दिया। तो वहाँ क्या होता है? उस बल्ब की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम थी और आपने उसको ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 1 वोल्ट रिक्वायरमेंट वाले 50 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर आप उसको 220 वोल्ट पे अप्लाई करें, तो फिर देखेंगे उनको रिक्वायरमेंट कितनी थी? 50, लेकिन आप कितना दे रहे हैं? 220, फिर भी नहीं चलने वाले। तो आप क्या करते हैं? वैसे 220 बल्ब को कनेक्ट कर दें तो आप देखेंगे जो बल्ब है वो सभी ग्लो करेंगे बिना किसी डैमेज के। तो मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं वो डिवाइड होती है वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो आप जो बल्ब कनेक्ट करते हैं, लड़ी के अंदर जो बल्ब लगाते हैं, लड़ियाँ जो दिवाली पे लगाते हैं लाइट्स की, उसमें जो बल्ब लगे होते हैं वो इस तरह से बल्ब लगे होंगे। अगर 20 बल्ब लगे हैं तो मतलब एक बल्ब की रिक्वायरमेंट नियर अबाउट 10 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट पे आप उसको लगा रहे हैं तो 20 वोल्ट वो चल जाएंगे। तो 50 लगे हैं तो नियर अबाउट एक बल्ब की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 वोल्ट के आसपास है। तो इस तरह से वो वोल्टेज जो है डिवाइड होती है। सीरीज कॉम्बिनेशंस का डेली लाइफ का एग्जांपल ये हो सकता है। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जो आपके घरों में डोमेस्टिक लेवल पे या कहीं भी फिटिंग जो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, वायरिंग जो होती है घरों में, वो सब पैरेलल में यूज़ की जाती है। क्योंकि आप किसी भी रूम के स्विच में वोल्टेज को चेक करें, आपको 220 वोल्ट मिलेगी। आप इस रूम में हैं, यहाँ पे वो आपने एक टीवी को कनेक्ट किया तब भी चल रहा है वो, आप किसी दूसरे रूम में जाकर के टीवी को कनेक्ट करते हैं तब भी चल रहा है। मतलब सभी की रिक्वायरमेंट क्या है? 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है? हर स्विच से आपको 220 वोल्ट मिलती है और वोल्टेज सेम कहाँ रहती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो
तो आप कह सकते हैं घरों के जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, वायरिंग जो हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसीलिए इसको आप घरों में यूज करते हैं, और करंट जो है डिवाइड होता है। तो देखते हैं, यहाँ से V वोल्टेज आपने अप्लाई की तो सभी को V वोल्टेज मिलती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। I करंट यहाँ से चला तो करंट जो है डिवाइड हो जाता है, I1, I2 और I3। तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to V by R. Put this value of I, V by R, V by R1, V by R2, V by R3। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा। V के साथ 1 2 3 नहीं लिखा क्योंकि वोल्टेज जो है सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। V by R, V कॉमन, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। V से V कैंसल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है दैट इज 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हैं वो 1 बाय करके ऐड होती हैं, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 अप टू सो ऑन। और ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो करके मिलेगी, क्योंकि आप 1 बाय करके उनको ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, उसका रीजन क्या है, डिक्रीज क्यों होती है। तो इस बात का आंसर आपको क्या मिलेगा, इस सर्किट से आप पहचान सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ है वो नहीं बढ़ रही है, बल्कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो क्राउड है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं एरिया इंक्रीज होता है, और एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होती है। ये रीजन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज क्यों हुई। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जाना, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकली भी यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूले को। दो वैल्यू आपको गिवन है, रेजिस्टेंस की सीरीज में कनेक्ट है तो डायरेक्ट ऐड कर दे, पैरेलल में कनेक्ट है तो 1 बाय करके उनको आप ऐड कर सकते हैं, और फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय RP। तो एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। थ्री रेजिस्टेंस, 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm. 3 resistors, 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in series. Find the equivalent resistance of the circuit. So सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो 3 + 4 + 5 इट इज 12 ohm। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका रिजल्ट बताना है तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन गिवन है कि आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें पैरेलल के अंदर, तो इन सीरीज रिजल्ट आपने ये निकाल दिया। और अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में होता इन पैरेलल, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 5। तो इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 60, 20 + 15 + 12, that is equal to 47 by 60. So RP is equal to 60 by 47 ohm. This is the answer.
तो आपने ऑब्जर्व किया सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिलती है वो 12 ओम है और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 60/47 नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से आपने जो चीज़ अभी हमने बोली थी कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल में कम होती है, वो चीज़ यहाँ से प्रूव भी हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज that is Joule heating effect. Joule heating effects. जूल वो साइंटिस्ट था जिसने करंट के हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली। जब हम इसकी डेफिनेशन सुनते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये तो हमें पता ही था पहले, जूल ने इसमें क्या बताया। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन बताना, डिपेंडेंस बताना, ये सब जो किया काम जूल ने किया, इसीलिए हमें पता होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर जूल हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं, then after some time you will see that the conductor will get heated up. जो कंडक्टर है कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है, यही जूल हीटिंग इफेक्ट है। तो आप देखते भी हैं किसी वायर में से करंट पास करवाए, कुछ टाइम के बाद वो वायर जो है गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, यही जूल हीटिंग इफेक्ट है। लेकिन सिर्फ इतना बताना ही सफिशिएंट नहीं था, बल्कि जूल ने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया कि कितना हीट वो प्रोड्यूस करेगा, और द फॉर्मूला इज I²RT। I²RT कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो करंट पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे, और कितने टाइम के लिए आपने करंट पास करवाया उस पर डिपेंड करती है। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू I²RT। दिस फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ I एंड R। T तो सभी फॉर्मूले में यूज होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है I और R की टर्म में है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको I गिवन नहीं है, R और V गिवन है, तो आप यहाँ से I को हटा सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। I इज इक्वल टू V/R भी पुट कर सकते हैं। तो V²/R² इंटू RT, एक R से R कैंसल, तो V²/RT ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। एक फॉर्मूला ये होगा हीट के लिए, एक फॉर्मूला ये हो सकता है हीट के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, दैट डिपेंड अपॉन द गिवन वैल्यू। आपको न्यूमेरिकल में गिवन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब हम यूज करें हीट के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है V और R की टर्म में है, ये I और R की टर्म में है। अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है I और V की टर्म में जहां R ना हो, तो आप यहां से R को भी हटा सकते हैं, R को पुट कर सकते हैं V/I। अगर R को पुट करें V/I तो आप देखेंगे V/I ऊपर चला जाएगा, T, एक V से V कैंसल, तो हीट का फॉर्मूला है VIT। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर हीट। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर हीट। तो आप इस तरह से हीट एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो द SI यूनिट ऑफ हीट इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी, दैट इज जूल, दैट इज जूल। तो SI unit of heat is joule because heat is the form of energy। तो ये था जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट कई वे से हमारे लिए यूजफुल भी है और कई वे से हमारे लिए ये यूजफुल नहीं भी है। अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, इलेक्ट्रिक गीज़र की बात करें, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, वहाँ सभी जगह हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। तो आप करंट पास करवाते हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट का यूजफुल मैनर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूजफुल तरीके। आपके लिए ये यूजफुल है। कितना हीट प्रोड्यूस होगी आपको पता चल गया, कितने टाइम के लिए कितना करंट है, कितनी रेजिस्टेंस है, वो सारे मेथड्स आप लगा करके मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मटेरियल को हम हीटर में यूज़ करें, किस मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करें। तो ये सब आपको यहाँ से पता चलता है। लेकिन कई जगह हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं रहता।
क्योंकि आपको जहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती वहां भी जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब से आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है और लाइट के साथ साथ वो बल्ब जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है। दैट इज द डिसएडवांटेज यू कैन से। तो वो हमारे लिए हीट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर भी प्रोड्यूस होती है जूल हीटिंग इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट्स का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं, एडवांटेज के वजह से भी और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जो है वो हम हटा नहीं सकते, तो इसलिए फिर भी उसको यूज करना पड़ता है हमें। बल्ब का एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो ये था जूल हीटिंग इफेक्ट्स। तो जूल हीटिंग इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला किस मटेरियल को कहाँ पर यूज किया जा सकता है। मटेरियल के अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस हमें पता होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हीट का पता होगा, कितनी हीट वो कहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। और जो फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज वायर, आपके जो हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ्यूज़ लगे रहते हैं। आजकल जो लेटेस्ट डिजिटल चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो आते हैं, उन सभी में भी फ्यूज़ लगे रहते हैं। फ्यूज़ का बेनिफिट क्या है कि अगर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है और हमें कम की रिक्वायरमेंट है, तो वो फ्यूज़ वायर वहीं पर डैमेज हो करके आगे का जो सर्किट है टीवी का या कंप्यूटर का, उसको सेफ रखती है। तो फ्यूज़ वायर का बेनिफिट क्या है, उस फ्यूज़ को आप दोबारा चेंज कर दें और आपका जो डिवाइस है वो चलने लगेगा। अगर फ्यूज़ नहीं होता तो ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज डायरेक्ट पास हो जाता और आपके डिवाइस को वो डैमेज कर जाता। ये फ्यूज़ वायर का बेनिफिट्स है। तो फ्यूज़ वायर की जो रिक्वायरमेंट्स है, फ्यूज़ वायर की जो सिलेक्शन है, वो भी जूल हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होती है उस वायर में, कितना करंट यहाँ से आता है, वो सारी नॉलेज एक फ्यूज़ वायर को लगाने के लिए ज़रूरी है आपको हो, तभी उस फ्यूज़ वायर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जूल हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसी भी मशीन की या किसी भी बॉडी की अगर हम पावर की बात करें, तो पावर का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी या कोई मशीन किसी काम को कितने टाइम में करती है, वहाँ से उस बॉडी की पावर का, उस मशीन की पावर का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, एक मशीन किसी काम को 2 घंटे में करती है और दूसरी मशीन उसी काम को 4 घंटे में करती है। तो आप कहेंगे कि जिसने उस काम को 2 घंटे में किया वो मशीन पावरफुल मशीन है। तो मतलब ये हुआ कि कम टाइम में अगर कोई काम किया जाए तो वो उतनी ही पावरफुल मशीन होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है, वो उसकी पावर को बताता है। आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 60 वाट, 40 वाट। फैन आप खरीदने गए तो उस पर लिखा रहता है 40 वाट या 50 वाट, 60 वाट। उसका मतलब है कि इसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो मतलब अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो पावर की वो क्या होगी, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और यू कैन से इट इज एनर्जी बाय टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी की यूनिट जूल है और टाइम की सेकंड है, तो जूल पर सेकंड इसकी आप यूनिट लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड लिखें या कंबाइनली इसको वॉट भी लिखा जा सकता है, पावर को वॉट में मेजर किया जा सकता है। तो पावर किसी भी डिवाइस की 1 वॉट कब होगी, तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई डिवाइस 1 सेकंड में यूज़ करता है तो उस डिवाइस की जो पावर है वो कितनी है, 1 वॉट है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर आपके पास है तो वहाँ से आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर आप देखें इसको, आप पावर को एनर्जी बाय टाइम लिखते हैं, तो यहाँ से एनर्जी को आप पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं एनर्जी को। और यूनिट आप देखें, पावर की यूनिट वाट है, टाइम की सेकंड है।
तो वॉट सेकंड भी आप लिए एनर्जी की यूनिट होगी, जबकि जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी को आप पावर की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जो है वो वॉट है, और वहां से आप एनर्जी की यूनिट वॉट सेकंड भी लिख सकते हैं, जबकि एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जो पावर की यूनिट वॉट है, एसआई यूनिट जो है, वो प्रैक्टिकली बहुत छोटी यूनिट मानी जाती है, क्योंकि इसको अगर कमर्शियली देखें, बड़े लेवल पर इसको यूज़ करना है, तो वहाँ पर वॉट कहना बड़ा छोटा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरी यूज़ की जाती हैं उनकी पावर कई मिलियन वॉट होती है। तो इसलिए आप उसको सिर्फ वॉट लिखें और काफ़ी सारी जीरो लगा करके उसको लिखें, इससे अच्छा है कुछ इसकी बिगर यूनिट्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो सम बिगर यूनिट ऑफ पावर अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। सम बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज किलोवाट, that is 10 raised to the power 3 watt, megawatt 10 raised to the power 6 watt, horse power that is 746 watt। तो आप ये यूनिट भी पावर के लिए यूज कर सकते हैं। बट एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो वाट है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको पावर की यूनिट किलोवाट गिवन है तो पहले उसको आप वाट में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप उसको लिखेंगे। तो ये था some bigger unit of electric power. The next is commercial unit of electric energy. Commercial unit of energy, तो एनर्जी को हमने डिराइव किया, जो उसकी यूनिट है वाट सेकंड लिखें या जूल लिखें, ये एसआई यूनिट है। तो कमर्शियल का मतलब उसको व्यापारिक तौर पे बड़े लेवल पे अगर यूज़ करना है तो वाट सेकंड लिखना या जूल लिखना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वाट जो है पावर की बहुत छोटी यूनिट है। तो वो कहता है कि अगर पावर को आप वाट की बजाय किलोवाट में मेजर करें और टाइम को सेकंड की बजाय आवर्स में मेजर करें, दैट यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आप बात करें किलोवाट आवर, अगर टाइम को आपने आवर्स में मेजर किया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, एनर्जी किलोवाट आवर कब होगी, जब आपने पावर को किलोवाट में यूज किया और टाइम को आवर्स में। दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, व्यापारिक तौर पर यूज की जाने वाली एनर्जी की यूनिट। तो आपके घरों में जो मीटर लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आपने कंज्यूम की, उसके अकॉर्डिंग जो आपके बिल आते हैं वो किलोवाट आवर के अंदर ही उसकी यूनिट होती है। किलोवाट आवर्स का मतलब क्या है? आप कहते हैं आपके मीटर की एक यूनिट जब निकल जाती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपने 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूज़ की, तो 1 किलोवाट आवर्स जो एनर्जी है वो आपकी 1 यूनिट के बराबर है। तो आप अपने घर के जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वो खुद डेवलप कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपके घर में कौन से डिवाइस हैं, क्या उनकी पावर है और कितने टाइम के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। वहाँ से आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर लिख करके आपको क्या बेनिफिट हुआ? अगर आप इसको जूल में लिखते तो आपको कितना लिखना पड़ता? तो यानी कि किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? एक्सप्रेस किलोवाट आवर इनटू जूल। तो यहां से आप उसको जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, एज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स। 1 किलोवाट मीन्स 10 raised to the power 3 watt, 1 hours means 3600 second, that is 3.6 10 raised to the power 6 watt second, 1 kilowatt hours, और 3.6 10 raised to the power 6 जूल 1 किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर्स
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर रहता है। तो अगर आप 1 किलोवाट आवर्स नहीं लिखते, एक यूनिट के लिए आपको इतना जूल यूज़ करना पड़ता, जो कि बहुत बड़ा था। और कितने मीटर में यूनिट निकल जाते हैं एक मंथ में, तो उसको और मल्टीप्लाई करें और बड़ी वैल्यू हो जाती, जो मतलब प्रैक्टिकली लिखना या उसको यूज़ करना हर लेवल पे बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में तो और ज़्यादा यूनिट्स निकलते हैं, तो जूल की बजाय हम किलोवाट आवर्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर्स है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।